Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अब लगभग एक हफ्ता पूरा होने वाला है इस सीजन के आईपीएल का। कुछ बेहद दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं, कुछ एक तरफा मुकाबले देखने को भी मिले, लेकिन कुल मिलाजुलाकर एक बड़ी लीग से, जिसको हम एक फेस्टिवल के तौर पर ट्रीट करते हैं हिंदुस्तान में, पहले हफ्ते से जिस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। खूब चौके छक्के लगे हैं, खूब सारे रन बने हैं। आज क्या होगा और बीती रात क्या हुआ, यह आपको बताएंगे इस शो में। रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मैच से। आज कौन से मैच है भाई, जरा बताइए ग्राफिक्स के जरिए। आईपीएल में आज लखनऊ बनाम सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर है, और यह टक्कर जो है होगी हैदराबाद में। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। लखनऊ की टीम को पहली जीत का इंतजार है अभी तक, और दूसरा ही मैच है हालांकि, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआती मैच जीत लेने वाली टीम जो है वो अंत में फायदे में रहती है। पहली जीत का इंतजार, जबकि हैदराबाद की टीम जो है उसने पहले मैच में जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है हैदराबाद की टीम, क्योंकि उसकी शुरुआत अच्छी हुई है। वो जिस लय में शुरुआत करना चाहती थी उस लय में उसने शुरुआत की है। सारे बॉक्सेस उसके टिक हैं, क्लिक हैं। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एलएसजी को अभी काफी कुछ अपना तय करना है, प्लेइंग 11 से लेकर खिलाड़ियों के रोल से लेकर, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। किताब, मैं हमेशा कहता हूं कि मैच 14 होते जरूर हैं, और लगता भी है कि चलो एक हार गए तो क्या हुआ, दो हार गए तो क्या हुआ, अभी तो 12 बचे हैं, अभी तो 11 बचे हैं। लेकिन फिर वो अंत में ऐसा होता है कि अभी तो 3 बचे हैं, अभी तो 2 बचे हैं, और अब सारे जीतने हैं। तो अच्छा ये है कि आप शुरुआत में स्पेशली 10 मैचेस जब आपके हाथ में है, यानी 4 मैचेस में कम से कम 2 से 3 मैचेस जीत लें। आप हमेशा उठाकर देखें, आप कंफर्टेबल रहेंगे तब जब प्लेऑफ में वो नेट रन रेट वाला विलन आ जाता है ना, जैसे हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी आते थे, वैसे ही आता है वो नेट रन रेट का विलन। तो उस विलन से बचने के लिए अच्छा है कि लखनऊ आज अपनी कम से कम पॉइंट टेबल में एंट्री पॉजिटिव में करा ले। बिल्कुल, और पॉइंट्स टेबल की अगर आपने बात की तो सबसे पहले पायदान पर हैदराबाद ही है। और अभी हम अगर 2-3 पिछली अगर आईपीएल को उठाकर देखें तो इतना ज्यादा हैदराबाद का जो वो था, नाम था, उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जब से पैट कमिंस के हाथ में कमान आई है, और पिछले साल हमने देखा कि हैदराबाद की टीम ने मतलब टाइटल नहीं जीत पाई, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी, और पहले मैच में भी हमने देखा कि पहले मैच में भी 286 रन बना दिए थे, तो ये बहुत बड़ा स्कोर भी रहता है। और इस टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है। अगर हम टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो अभिषेक और ट्रेविस हेड है ही, लेकिन ईशान किशन ने भी अपना दमखम दिखा दिया है पिछले मैच में, जैसे उन्होंने शतकीय पारी खेली है। हेनरी क्लासन है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी है। तो ये बैटिंग ऑर्डर का काफी अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक मैच स्टार्टिंग के अगर आप मैच जीते तो कॉन्फिडेंट भी आप होते हैं। और हैदराबाद की टीम उन टीमों में से एक है जो अभी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। ओवरऑल अगर हम प्रदर्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें, तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इनका टिक है, यानी कि फुल मार्क दे दिया जाए। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की टीम जो है, पिछले मैच में हमने देखा कि ऋषभ पंत जो कि 0 पर आउट हो गए थे, उसके बाद इनका जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं वीक नजर आया है। स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, विकेट्स गिरे थे, लेकिन उसके बाद से निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। स्कोर बोर्ड पर स्कोर अच्छा खासा लग गया था, उसके बावजूद भी इनकी टीम हार गई। तो 1 रन से 1 विकेट से हार जो है वो बहुत ज्यादा चुभती है। आज पंत के ऊपर ये दारोमदार होगा कि इस मैच में कैसे भी करके मैच में कमबैक करे, जैसे कि केकेआर की टीम ने कमबैक किया है। मेरे हिसाब से आज भी थोड़ी सी पलड़ा जो है वो हैदराबाद का ही भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस अंदाज में हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी कर रही है, आप आंख मूंद के कह सकते हैं किसी भी टीम के खिलाफ कि पलड़ा उसका भारी है, क्योंकि उनका अप्रोच ही अलग है। वो T20 फॉर्मेट को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो अपनी बैटिंग पर इस कदर भरोसा करते हैं कि उनको लगता है कि वो स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़ दें कि बार बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते रहें, और ये हमने देखा भी है पिछले कुछ वर्षों में, जैसा अभी अंकिता ने भी कहा। लेकिन लखनऊ की टीम में एक्स फैक्टर जोड़ने वाला है। एक्स फैक्टर कौन है? वो है एडन मार्करम। उनकी कहानी आपको बता देते हैं। वो लखनऊ की टीम के साथ जुड़ेंगे, और सिर्फ जुड़ेंगे नहीं, वो घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहानी होती है ना, वैसी कुछ कहानी है, क्योंकि वो लंबे समय तक 2 सीजन में एसआरएच की टीम का हिस्सा रहे हैं। और सिर्फ हिस्सा नहीं रहे, अभी हम आपको उनके डेटा भी दिखा देते हैं। 36 इनिंग जो उन्होंने खेली है एसआरएच के लिए, उसमें 849 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा एडन मार्करम की इस
फॉर्मेट में जो पकड़ है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि जो SA20 होता है, यानी जिस तरह से भारत में IPL होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका का जो T20 लीग है जिसको SA20 के नाम से जाना जाता है, वहां सनराइजर्स ईस्टर्न केप नाम की जो टीम है उसकी कप्तानी भी करते हैं। अगर जूनियर क्रिकेट से देखा जाए साउथ अफ्रीका की, तो वहां से एडन मार्करम में एक तरीके से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है, उनको कप्तानी सौंपी है। बड़े ही शानदार खिलाड़ी हैं और एक तरीके से उन खिलाड़ियों की जमात में है जो मैच के रिजल्ट्स पर हमेशा इंपैक्ट डालने वाली इनिंग्स खेलने में भरोसा रखते हैं। यानी वो सिर्फ मैदान में ये सोचकर नहीं उतरते कि हमें खेलना है, वो ये सोचकर उतरते हैं कि जब मैच खत्म होगा तो उस मैच में मेरा कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, वो लेंस लेके ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, वो दिख जाए। अगर कोई स्कोर शीट दे तो दिखे कि हाँ ये इस खिलाड़ी ने किया है। एडन मार्करम का जुड़ना प्लस आप जो अभी ऋषभ पंत की बात कर रही थी, मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत, यानी अब एक तरीके से लखनऊ की टीम पेपर्स पर तो कहीं से कमजोर नहीं है। मतलब पेपर्स पर तो बल्लेबाजी उसी दमखम की है, लेकिन हाँ पेपर्स पर मजबूत दिखना और मैदान में जाके उसको कन्वर्ट करना अपने परफॉर्मेंस में, दोनों में बड़ा गैप होता है। बिल्कुल बड़ा गैप होता है और आज के मैच में भी वही कुछ देखने को मिलेगा कि ऋषभ पंत कैसे स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। एडन मार्करम जो कि पहले भी हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है कि उनकी बल्लेबाजी में क्या दमखम है, उनकी गेंदबाजी में क्या दमखम है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि लखनऊ की टीम जो है वो वीक इसलिए है क्योंकि उनकी गेंदबाजी, रवि बिश्नोई ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, पिछले मैच में 2 विकेट भी आए थे उनके खाते में, लेकिन महंगे साबित हुए थे। अगर आप महंगे बिकेंगे, रन खा जाएंगे, तो फिर आपके जीतने और हारने का कोई मतलब होता नहीं है। और यहाँ पर रवि बिश्नोई के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज आई थिंक नजर नहीं आता जो कि उस तरीके से गेंदबाजी कर पाए। जैसे हमने डीसी के लिए मिचेल स्टार्क को देखा था, दिल्ली की टीम भी हार रही थी लेकिन वहां पर मिचेल स्टार्क ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि आप पहला मैच हार कर आ रहे हैं, पहला मैच आप कहीं ना कहीं 1 विकेट से 1 रन से अगर आप मैच को हारते हैं तो वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और फिर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की स्टंपिंग भी काफी ज्यादा चर्चा में रही है कि वो विकेट था, वो विकेट गिर सकता था, विकेट ले सकते थे, लेकिन वहां पर चूक हुई। खैर कोई बात नहीं, उसको भुला के हमें नए स्तर से बल्लेबाजी को ध्यान पर देखना चाहिए, टीम को ध्यान में रखना चाहिए कि आप कैसी टीम के साथ जाएंगे, कॉम्बिनेशन क्या कुछ होना चाहिए। एडन मार्करम के आने के बाद क्या टीम बैलेंस नजर आएगी। जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर तो बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर हम जब जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वहां से प्रेशर वाला मैच क्रिएट होता है। जैसा हमने देखा था कि दिल्ली के साथ जो मैच हुआ था वो बिल्कुल हाथ में था लखनऊ की टीम के, लेकिन वो मैच हार गई यहाँ पर लखनऊ की टीम। तो ये कहीं ना कहीं वो टैग लगा होगा, एक बड़ी रकम के साथ ऋषभ पंत आए। हम लखनऊ को देखते हैं सिर्फ टीम के साथ नहीं, सिर्फ ऋषभ के साथ देखते हैं कि एक बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ वो कर पाएंगे इस मैच में, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया। अगर बल्लेबाजी आती है तो क्या 300 के पार इस बार? बिल्कुल, प्रयास तो उनका यही है। वैसे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, मैं हैदराबाद के विरोधी टीम जो भी होती है उसकी तमाम वकालत करता हूं, लेकिन अंकिता घुमा कर फिरा कर लाती है बात ये कि नहीं 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 नहीं, हैदराबाद जो है उसका जो पलड़ा भारी है। मैं लखनऊ के फेवर में चाहे जितनी चीजें बता दूं, चलिए एक प्रयास और करता हूं। लखनऊ की टीम का एक और डेटा आपको दिखाते हैं। सिर्फ ऋषभ पंत या सिर्फ एडन मार्करम नहीं है, टीम में और भी दिग्गज हैं। क्या अब शायद थोड़ा सा अंकिता कहें कि हाँ लखनऊ की टीम भी बेहतर है। मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ये 2 नाम ऐसे हैं जो दोनों ही T20 फॉर्मेट में जबरदस्त खिलाड़ी हैं। और अब ये नाम जो आपकी स्क्रीन पर है यानी डेविड मिलर, ये तो इस तरह के बल्लेबाज हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। अब आ जाती है बात जिस पर अंकिता बार बार कह रही है कि ऋषभ पंत का वो जो स्टंपिंग मिस करना था, पिछले मैच में सस्ते में आउट हो जाना था, उस पर नजर रहेगी। कप्तानी, बल्लेबाजी दोनों पर, और साथ ही साथ वो जो 27 करोड़ रुपए का बार बार हिसाब किताब फैंस भी मांगते हैं, फ्रेंचाइजी तो देती है, तो जाहिर सी बात है वो तो मतलब आंखें दिखाती ही है। अब मैंने पहले ही दिन कहा था अंकिता, आपको याद होगा कि इस आईपीएल में जब जब किसी खिलाड़ी को बहुत सारे पैसे मिले हैं, चाहे आप युवराज सिंह को याद कर लीजिए, मुझे याद है यूसुफ पठान को एक सीजन में बहुत पैसा मिला था, एक सीजन में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को बहुत ज्यादा पैसा मिला था, एक सीजन में वो इंग्लैंड के जो बॉलर थे, उनका नाम मैं भी मिस कर रहा हूं, उनको बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन अगर आप पर जरूरत से ज्यादा पैसों की बरसात हो जाए, या पैसे जरूरत से ज्यादा, चलिए हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन एक अच्छी खासी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है फ्रेंचाइजी की तरफ, सैम करन की बात कर रहा था, देखिए नाम याद आ गया, तो फिर आपके ऊपर लगातार निगाहें रहती हैं। तो कई बार वो जो प्रेशर होता है ना, 27 करोड़ 27 करोड़ 27 करोड़, मैं चाहूंगा जरा आप ऋषभ पंत के फेवर में कुछ बोलिए कि भाई उनको अब उस 27 करोड़ के बैगेज से वो जो उनके गठरी है 27 करोड़ रुपए की, उसको बाहर रखना होगा। एक
प्लेयर के तौर पर, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर, एक विकेट कीपर, बैट्समैन, कैप्टन के तौर पर खेलना होगा। शायद यही यहां से वो सक्सेस का मंत्रा वो खोज सकते हैं, वरना वो 27 करोड़ की गठरी बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, जैसे पंजाब की टीम के लिए श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की थी, वैसा ही कुछ ऋषभ पंत को करना पड़ेगा, क्योंकि पंत जो है आई थिंक ये 27 करोड़ की बात नहीं है। पिछले साल आपने देखा होगा संजय गोयनका का बर्ताव जो केएल राहुल के साथ था, शायद उसी को लेकर फैंस उसे रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर वैसी गलती होती है तो ऋषभ पंत के साथ भी वैसा ना हो जाए, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो अच्छे खासे खिलाड़ी, हमने देखा है कि विकेट कीपिंग मिस हो जाना, वो प्रेशर मैच में हर किसी के साथ होता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। आप मैच अगर जीतते तो आप हीरो बन जाते हैं। पंजाब के साथ यही हुआ। पंजाब के लिए अगर कितने भी खिलाड़ी आए, बहुत महंगी रकम के साथ बिके। सैम करन की आपने बात की, युवराज सिंह की मैं बात करती हूँ, वो भी बहुत महंगे खिलाड़ी बिके थे अपने सीजन के। यहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर की बात करूँ तो वो भी बहुत महंगे बिके, लेकिन उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया। 97 रन की पारी, नाबाद पारी खेली और वहीं से मैच को जिताया। तो अगर आप मैच को जीतते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं, अदरवाइज जितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, अगर यहाँ पर ऋषभ पंत 100 रन भी बना देते तो शायद आज चर्चाएं उनकी भी होती, क्योंकि आप मैच हार गए, आपके पास 27 करोड़ रुपए। तो ये वो हमेशा बात होगी। अब जब तक आप आईपीएल आप खेलेंगे, जब तक मैच नहीं जिताएंगे, तब तक ये 27 करोड़ की बातें होती रहेंगी। लेकिन एक मैच हारना ऐसा नहीं है कि आप पूरे मैच को हार जाएंगे। आज कुछ अलग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अलग अपनानी पड़ेगी, तोड़ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेविस हेड का, अभिषेक शर्मा का, इनका जो टॉप ऑर्डर है, अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद का टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। अगर आप ट्रेविस को आउट करेंगे तो अभिषेक को आउट करेंगे तो ईशान किशन, जो कि मुंबई के लिए खेलते थे और पिछले मैच में तो भाई मतलब 45 पर शतक पारी लगा दी थी उन्होंने। तो ईशान किशन है, फिर हेनरी क्लासन है, फिर आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, तो एक बैटिंग लाइनअप इनके पास है, तो वो तोड़ निकालना पड़ेगा। और जल्द से जल्द अगर आपने आउट कर लिया तो वो प्रेशर में आ जाएगी हैदराबाद की टीम, और क्या पता सस्ते में आज निपट जाए। चलिए, तो अब चूंकि अंकिता ने थोड़ा सा फेवर, थोड़ी सी टिप्स जो है विरोधी टीम को दी है हैदराबाद की, तो मैं थोड़ा सा रोल रिवर्सल करता हूं। मैं हैदराबाद की टीम की ताकत बता देता हूं। हालांकि आधी बात अभी अंकिता ने बताई ही कि किस तरह से आपके सामने अभिषेक शर्मा की चुनौती है, ट्रेविस हेड की चुनौती है, वहां से वो चुनौती से आप पार पाए तो सामने ईशान किशन खड़े हुए। दिखा दीजिए जरा अपडेट हैदराबाद की ताकत का। एक तरीके से ये जो ग्राफिक्स है वो बताता है कि किस तरह से ये टीम खतरनाक टीम है। भले ही पिछले सीजन के फाइनल में टीम को कामयाबी नहीं मिली थी उस तरह से, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, वो नहीं मिला था। लेकिन सिर्फ अभिषेक शर्मा या सिर्फ ट्रेविस हेड या सिर्फ ईशान किशन खतरा नहीं है, खतरा हेनरिक क्लासन भी है, जो इस फॉर्मेट के बड़े ही दबंग, बड़े ही धुरंधर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी बड़े ही सीजन प्लेयर हैं, हम सब जानते हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, और वो उनकी गेंदबाजी पर नजर रहेगी। और पैट कमिंस की कप्तानी तो खैर वो कमाल करते हैं। अगर आप पिछला कुछ समय आप देख लें और सिर्फ उनकी कप्तानी की बात कर लें, अगर आप चाहे वो आप 2023 वर्ल्ड कप की बात कर लें, चाहे उससे पहले आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, मतलब उनकी कप्तानी में कुछ तो खास है। वो बिल्कुल एक तरीके से, अच्छा वो अनलाइक ऑस्ट्रेलियंस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा स्लेजिंग में भरोसा करते हैं, बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, बहुत तू मैं लड़ाई झगड़ा। पैट कमिंस उस तरह से नहीं दिखते, जरूरत पड़ने पर एग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग किस्म से बिहेव करते हैं, बहुत ही कूल माइंडेड रहते हैं। और इस फ्रेंचाइजी को जिस तरह से वो चलाया है उन्होंने, जब से कप्तानी संभाली है, ये दिखता है कि हाँ, इस टीम पर पैट कमिंस की कप्तानी की एक छाप है, उस छाप को आप हटा नहीं सकते। बिल्कुल, छाप को हटा नहीं सकते, और पैट कमिंस ने वो प्रूव करके दिखाया। भले ही वो ट्रॉफी नहीं दिला पाए, लेकिन अपनी टीम को मजबूत किया है। अभी मैं बार बार बात कर रही थी कि अगर हम पिछले कुछ आईपीएल को उठाकर देखें तो हैदराबाद की बातें नहीं होती थी। डेविड वार्नर ने जब जिताया था, आई थिंक तब बात हुई थी। उसके बाद से हैदराबाद की टीम अनबैलेंस नजर आई थी, लेकिन पिछले सीजन जो उन्होंने किया, उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग हुई, उनकी गेंदबाजी आप देख लीजिए, उनकी बल्लेबाजी देख लीजिए, उनका अप्रोच देख लीजिए आप, बड़े से बड़े मार्जिन वो बनाते हैं और वो ब्रेक कोई नहीं कर पाता, वो खुद ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते हैं अपने। तो ये टीम में बैलेंस नजर आता है। और पैट कमिंस के आने के बाद टीम कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। हर कोई अपनी जो पोजीशन होती है, अपनी जो कॉम्बिनेशन होती है, उसको पता होता है कि भाई अगर दूसरा बल्लेबाज आउट हो जाता है, तीसरा बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो नंबर 4 नंबर 5 पर कैसे संभालना होता है, ये बखूबी उनके बल्लेबाजों को आता है। और गेंदबाजी में तो इस बार बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। शमी इस टीम में तो क्या कहने, शमी की भी गेंदबाजी देखनी होगी, किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। हालांकि गुजरात के लिए अच्छा प्रदर्शन वो करते आए हैं। गुजरात ने पहली बार ट्रॉफी भी जीती है 2022 में। उसके बाद से चलिए वो बात की बात है, लेकिन अगर हैदराबाद की मैं बात करूं तो हैदराबाद की टीम बैलेंस नजर आ रही है, और पॉइंट्स टेबल पर भी टॉप पर है। तो टेबल टॉपर है, तो आज भी कुछ टॉप का प्रदर्शन करना पड़ेगा इस टीम को। बिल्कुल, प्रयास तो उनका यही होगा कि जो बात अभी शो की शुरुआत में हम कर रहे थे कि शुरुआती मैचेस आप जीत लें, तो फिर वो जो लास्ट के समय में आते आते बहुत सारा एक दबाव, बहुत सारा तनाव होता है, उससे दो टीमें हमेशा क्लियर रहती हैं जो टॉप पे रहती हैं। तो टीमें यही चाहती होंगी, बड़ी टीमें यही चाहती हैं कि वो अपने आप को उस डेंजर जोन में रखने की बजाय, वहां रिस्क लेने की बजाय शुरुआत के मैचेस जीतें और अपने आप को टेबल में कम से कम टॉप की 2 टीमों में बनाए रखें।
चलिए अब बीती रात यानी फॉरवर्ड लुकिंग बात कर ली, अब जरा रिवाइंड करते हैं आईपीएल को। रिवाइंड करेंगे तो वहां बीती रात का मैच मिलेगा और वहां पर उस मैच में कोलकाता की टीम ने जीत हासिल की राजस्थान के खिलाफ, और जीत भी कोई छोटी मोटी जीत नहीं अंकिता, 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया। तो 2024 की चैंपियन टीम जो थी, जो पहले मैच में थोड़ा सा भटक गई थी पटरी से, वो जीत की पटरी पर वापस लौट चुकी है। राजस्थान ने 152 रन का लक्ष्य दिया था, बहुत ज्यादा कोई लक्ष्य था भी नहीं। कोलकाता ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली, और चिंता की बात जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान रॉयल्स की ये लगातार दूसरी हार है। मेरा अपना आकलन ये था कि राजस्थान की टीम शुरुआत में अच्छा करती है, बीच में जाके गड़बड़ाती है। इस बार तो शुरुआत में ही गड़बड़ा गई है। ये किस तरह के संकेत हैं? अब देखिए, अपनी सरजमी माफ कीजिएगा, अपने ही होम ग्राउंड पर अगर आप हारते हैं तो फिर ये दिक्कत की बात है आपके लिए खुद भी, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात भी है कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो कप्तानी पर सवाल उठेंगे। रियान पराग की कप्तानी अभी 2 बार हो चुकी है, वहां पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं हुआ, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, जैसे आपने कहा कि चेस करने के लिए बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, और 2 विकेट मात्र गिरे थे यहाँ पर केकेआर के, और फिर बेहतरीन बल्लेबाजी 97 की पारी यहाँ पर डिकॉक ने खेली। और डिकॉक हमने देखा भी है कि लखनऊ के लिए भी वो ओपन करते थे, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करते थे, और जब मुंबई के साथ थे तो वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन वो करते आ रहे हैं। तो ये बहुत इजी मैच था, कुछ ज्यादा इसमें हमने मतलब सांस से थाम लेने वाला मैच नहीं था। इजी पता था कि भाई 151 बनाया तो 152 का जो लक्ष्य मिला है वो इजीली हो जाएगा, लेकिन ये आरआर के लिए दिक्कत वाली बातें हो सकती है। आपकी गेंदबाजी बेहद ही खराब नजर आई, बल्लेबाजी बेहद ही खराब नजर आई। मतलब जायसवाल जो कि अभी उनका धाक बोलता था, वो जब भी मैदान पर आते थे तो लगता था कि भाई जायसवाल है तो मुमकिन है, हर चीजें हो जाएंगी। संजू का भी बल्ला इस मैच में खामोश नजर आया, पिछले मैच में अर्धशतकीय की पारी खेली थी, लेकिन वही चीज है कि नंबर 4 पर अभी तक हमने रियान पराग की वाहवाही की थी कि भाई नंबर 4 पर रियान पराग बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अगर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे कप्तानी के तौर पर तो शायद वो कप्तानी प्रेशर वाली होती है। कोई प्रेशर को मतलब झेल जाता है, कोई रिलीज कर जाता है, तो शायद दिक्कत है आरआर के साथ। अगर आप स्टार्टिंग के मैचेस हार जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इस मैच में भी हमने वही देखा। बिल्कुल, और अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी अंकिता जिस तरह से बता रही थी कि ना गेंदबाजी चली ना बल्लेबाजी चली राजस्थान की, अगर बात की जाए, और गड़बड़ी क्या हुई है आपको दिखाते हैं इस अपडेट में। इससे समझ में आएगा कि जो बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं या बेसिक चीजें बताई जाती हैं किसी फॉर्मेट को लेकर, जो सबको पता है कि हाँ, अगर आपको कोई ये स्कोर शीट दे दे इस मैच की, आप बता देंगे कि राजस्थान की टीम कहां पर फंस गई। बल्लेबाजी फ्लॉप रही, सबसे ज्यादा रन जो है वो 34 रन है। अब भले ही ये 20 ओवर का फॉर्मेट होता है अंकिता, लेकिन 34 रन कुछ नहीं होते। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, यशस्वी 29 रन, रियान पराग 25 रन और संजू सैमसन 13 रन। अब जो बात मैं ये कह रहा था ना कि बेसिक सी चीज होती है, आप भले ही 20 ओवर के फॉर्मेट में खेल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आप 100 खेल रहे हो, जहां पर 100 गेंद का मुकाबला होता है, या कहीं कहीं तो 6 ओवर्स साइड मैच भी होते हैं। पार्टनरशिप तो आपको लगानी ही पड़ेगी, आप किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो। ये नहीं हो सकता है कि आप आए, बैटिंग करें, कुछ रन जोड़े और चले जाएं। 29 रन, 25 रन या 13 रन, ये सब बताता है कि शुरुआत मिली आपको। शुरुआत मिलने के बाद आपने अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं किया, और ये गलती किसने की? ये गलती की यशस्वी जायसवाल ने, ये गलती की रियान पराग ने, ये गलती की संजू सैमसन ने। यानी राजस्थान की टीम की बैटिंग के आप कह सकते हैं जो 3 स्टार्स, अगर आपको चुनने हो तो आप शायद यही 3 नाम चुनेंगे, और इन्हीं तीनों में जो कलेक्टिव फेल्योर हुआ, ये किसी एक की गलती नहीं है, ये कलेक्टिव फेल्योर है। ये सिर्फ ओपनर के तौर पर यशस्वी की या रियान पराग की या संजू सैमसन की गलती नहीं है, ये उन 3 खिलाड़ियों की कलेक्टिव गलती है, सामूहिक विफलता है, जिन पर टीम मैनेजमेंट ने, जिन पर फ्रेंचाइजी ने बैटिंग यूनिट का दारोमदार सौंपा हुआ है। बिल्कुल, और जब आप 24 बॉल पे 29 रन बनाते हैं तो फिर ये आपका स्ट्राइक रेट दर्शाता है कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अप्रोच क्या है आपका। जायसवाल से ऐसी उम्मीद कभी नहीं होती, क्योंकि वो टेस्ट मैच में जब T20 फॉर्मेट को खेलते हैं, तो ये तो T20 फॉर्मेट है, आपको यहाँ पर तेज बल्लेबाजी करनी होगी, और आपको पता होना चाहिए कि भाई ओपनर्स को आपके पास टाइम भी ज्यादा होता है, आपके पास बॉल्स भी ज्यादा होती है, आपके पास समय भी ज्यादा होता है, तो आप उसको बखूबी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जायसवाल ने वैसा नहीं किया। जैसे आपने कहा कलेक्टिव यहाँ पर गलती है, डेफिनेटली है, क्योंकि संजू के पास भी मौका था, रियान के पास भी मौका था, नंबर 4 नंबर 5 तक बल्लेबाजी आपकी होती है। तो ये गलतियां अगर आप करेंगे तो आपके गेंदबाज क्या कर पाएंगे? आपके गेंदबाज भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ गेंदबाजों को ब्लेम नहीं करने का है, यहाँ पर बल्लेबाजी भी देखनी होगी, जैसे हैदराबाद की टीम करती है हमेशा, कि हैदराबाद की टीम अपने स्कोर बोर्ड पर इतने ज्यादा रन बना देती है कि सामने वाली टीम जो है वो अपने आप में हार महसूस कर लेती है।
होती है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर आरआर की टीम को। और आरआर की टीम जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग के मैचेस हमने देखे कि जीतती है, लेकिन इस बार तो हार से उनकी शुरुआत हुई है और ये फैंस के लिए भी बहुत मतलब टफ मतलब उनको सपोर्ट करने का होगा कि भाई बहुत टफ चैलेंज होगा कि भाई अगर आप ऐसी बल्लेबाजी करेंगे। और इसकी टीम में बहुत धुरंधर बल्लेबाज हैं यहाँ पर, ध्रुव जुरेल भी है जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, नो डाउट। नंबर 5 नंबर 6 पर क्या उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आके शतक बना जाए? आपके पास मौका ज्यादा होता है, आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। जायसवाल थोड़े से क्या बहुत ज्यादा फीके, क्योंकि मतलब मेरे तो फेवरेट है वो, क्योंकि टेस्ट मैच में गजब की बल्लेबाजी करते हैं, T20 फॉर्मेट वो अच्छा खेल लेते हैं, ओडीआई में अभी मौका मिला नहीं, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता है तो मौके को भुनाते हैं। लेकिन इस मैच में, दोनों ही मैच में मतलब उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। और ये फैंस के लिए नहीं, हम यहाँ पर बैठे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनसे उम्मीद होती है कि वो टेस्ट मैच में जब T20 फॉर्मेट खेलते हैं, तो ये तो T20 फॉर्मेट है, यहाँ पर और भी तेज बल्लेबाजी उनको करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद जो अगला मुकाबला है ना, उस मुकाबले में विरोधी टीम को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, सही कहा आपने, वो सिर्फ आपके ही नहीं, इस देश के बड़ी जनरेशन के वो बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उसमें ड्यू हैं, वो एक बड़ी पारी के लिए ड्यू हैं। वो अगला मैच है या अगले के अगला वाला मैच है, किसी न किसी मैच में बहुत जल्दी, अगले 1-2 मैच में आप देखेंगे एक बड़ी पारी वो खेलेंगे। बड़ी पारी खेली क्विंटन डी कॉक ने कोलकाता की जीत में। हालांकि मुश्किल भी नहीं था उनके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, अथॉरिटी के साथ। यानी जो बात थोड़ी देर पहले हम राजस्थान की टीम के लिए कह रहे थे ना, कि अगर आपको फ्रेंचाइजी ने, अगर आपके ऊपर टीम मैनेजमेंट ने एक भरोसा जताया है, आपको कहा है कि आप हमारी बल्लेबाजी के हीरो हैं या बल्लेबाजी के आप हमारे लीडर हैं, आपको बल्लेबाजी को चलाना है, तो वो फिर आपको मैच उस तरह से खेलना होता है। वही काम किया क्विंटन डी कॉक ने। नॉट आउट 97 रन्स, 8 चौके, 6 छक्के, प्लेयर ऑफ द मैच बने। 159.01 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और मैं इसको अंकिता कहता हूं, जब आपको रिस्क लेने की जरूरत ना हो ना, तो फिर लेना भी नहीं चाहिए। ये पारी जो है, मतलब मैच जिता दिया, 97 रन बना दिए, प्लेयर ऑफ द मैच हो गए, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन मैं इस पारी को इस तरह से देखता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि बेवजह जोखिम लेने की जरूरत क्या है, भाई आपके सामने 150 के आसपास का लक्ष्य है, आपके बैट पे बॉल अच्छी तरह से आ रही है, तो आप किसी दूसरे खिलाड़ी पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी छोड़कर जाने की बजाय क्यों ना खुद खड़े हो, क्यों ना खुद रन करें और क्यों ना खुद जीत दिलाएं। यानी वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, वो काम किया क्विंटन डी कॉक ने। बिल्कुल। और ये समझना भी नहीं चाहिए कि भाई इतने स्कोर बोर्ड पे रन्स नहीं है तो आप इजीली मैच को जीत जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप ऐसा लेकर चलेंगे तो फिर क्या पता कि अगले ओवर में 3-4 विकेट्स आपके गिर जाएं। लेकिन यहीं पर इत्मीनान से, हमेशा मैंने डिकॉक को देखा है कि वो इत्मीनान से बल्लेबाजी करते हैं, वो कोई एग्रेशन नहीं होता, शांत स्वभाव के वो है, चाहे वो मुंबई के लिए खेलते थे, चाहे वो लखनऊ के लिए खेलते हैं। और अभी अगर यहाँ पर टीम के साथ खेल रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन, केकेआर के लिए फिल शॉर्ट ने जो काम किया था वैसा काम यहाँ पर क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, वो छोटे छोटे रन यहाँ पर बन जाते और मैच जीत जाते। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई इजिली मैच को खत्म करना है और टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। डिकॉक ने वो काम किया और यही पहला मैच हार गई थी। और वो मैच में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में विकेट्स गिरे थे, डिकॉक आउट हुए थे, आई थिंक पहला विकेट उनका ही गिरा था। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर यहाँ से पहला मैच में हार गया था तो दूसरे मैच में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जीत का कारण आपको बनना पड़ेगा, आपको जीत का हीरो बनना पड़ेगा। वैसा ही कुछ प्रदर्शन यहाँ पर डिकॉक ने किया है और ऐसा ही प्रदर्शन मुझे लगता है कि आगे के मैचेस में भी करना चाहिए। सोच ऐसी होनी चाहिए, अप्रोच ऐसी बिल्कुल यही होनी चाहिए। आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आप जिम्मेदारी उठाए भी। वैसे भी जब वो ऑक्शन टेबल पे आपने देखा होगा ना, खिलाड़ियों के नाम की बोली लगती है और टीम के जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनके साथ कुछ बड़े बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन्स बैठे होते हैं, तो बात यही चल रही होती है कि क्विंटन डी कॉक तो एक आदमी को ही कहता है कि टीम मैन तो जो है वो एक अलग है, लेकिन ये खिलाड़ी हमको एक सीजन में 2-3 मैच अकेले दम पर जिता कर देगा। तो इस तरह से एक जब आप यूनिट बनाते हैं ना कि हमारे पास ये 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर आप आंख मूंद के कह सकते हैं, हो सकता है कोई पहले मैच में चले, हो सकता है कोई 5वें में चले, कोई हो सकता है 9वें में चले, लेकिन ये 2-3 मैच आपको जिताकर देगा ही देगा। और क्विंटन डी कॉक ने वो एक मैच अपना मतलब जस्टिफाई कर दिया है जो उनके ऊपर ये बाजी लगाई गई थी। चलिए अजिंक्य रहाणे कप्तान है कोलकाता की, क्या कहा उन्होंने इस जीत के बाद ये आपको दिखाते हैं, ये आपको बताते हैं, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन टीम पहला मैच हार गई थी जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। पहले 6 ओवर में हमने अच्छी गेंदबाजी की, बीच के ओवर में बहुत ज्यादा अहम थे, सुनील नहीं थे, यानी सुनील नारायण नहीं थे, तो 2 स्पिनर्स के साथ ये काफी चुनौती भरा था। मोइन को मौका मिला और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इस फॉर्मेट में आप अपने खिलाड़ियों को बेखौफ देखना चाहते हैं, हमारे पास खतरनाक बल्लेबाज हैं,
जीत का श्रेय गेंदबाजी यूनिट को दूंगा। उन्होंने लगातार विकेट देने पर ध्यान दिया। हमने मोइन को गेंदबाजी में पूरी आजादी दी और उन्होंने विकेट लेकर दिया। दुर्भाग्य से वो बल्लेबाजी में ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, जस्टिफाइड है भाई, मोइन को मौका मिला था और कई बार जैसे कहते हैं ना, आप किसी एक खिलाड़ी को चोट लगती है तो दूसरे खिलाड़ी के लिए वो मौका भी क्रिएट होता है। मोइन अली को मौका मिला और जो बात अजिंक्य रहाणे ने कही, बल्लेबाजी में रनआउट हो गए, अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन गेंदबाजी में क्रूशियल विकेटें निकाल कर दी। और फिर वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ना, कि मोइन अली भी उन्हीं खिलाड़ियों में से हैं। आप रखिए उनको टीम के, और ये काम वो चेन्नई के लिए बहुत साल तक करते रहे, आप रखिए उनको टीम के साथ, वो एक सीजन में कभी आपको बैट से कभी आपको बॉल से 2-3 मैच निकाल कर दे देंगे। ये मैच उन्होंने, और कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है, क्विंटन डी कॉक ने 97 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग यूनिट जो है हमारी, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि 150, 151, 52 पे रोक देना ना, आप एक तरीके से अपनी टीम के बल्लेबाजों को एक बड़ा रिलैक्स कर देते हैं कि जाओ यार अब रन्स बना लो, हमने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अच्छा खासा हमने देखा है कि गेंदबाजी यूनिट काफी अच्छी थी। मोइन अली को जब जब भी मौका मिलता है चेन्नई के लिए वो खेल चुके, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही करते नजर आए। तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी के 17 पर 2 विकेट उन्होंने चटकाए, और हर एक गेंदबाज जो है वो अपने आप में मतलब अगर हम 5 गेंदबाजों की बात करें तो हर किसी के खाते में 1 या 2 विकेट जरूर रही होंगी। और इसी तरीके से गेम चलता भी है कि हम बार बार बात करते हैं कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको गेंदबाज वो मैच जिताते हैं। और इस मैच में बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, कम रन्स पर रोकना रिलैक्स होता है कप्तान के लिए भी। फिर ये लगता है कि भाई अगले मैच में अगर हमारी बल्लेबाजी आएगी तो हमारी बल्लेबाजी किस तरीके से होगी, गेंदबाजी किस तरीके से होगी, तो ये रिलैक्स करते हैं गेंदबाज कि आप स्कोर बोर्ड पर बहुत ज्यादा रन्स नहीं लगाएंगे तो इजिली आप मैच को जीत जाएंगे, वैसा ही कुछ कहा। और डेफिनेटली यहाँ पर रहाणे ने तारीफ की गेंदबाजों की, जो कि बनती भी है। यहाँ पर गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे मैं बात करूं हर्षित राणा की जिन्होंने 2 विकेट चटकाए, मोइन अली ने भी 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती के खाते में भी 2 विकेट आए। तो हर एक गेंदबाज अपने आप में माइंड सेट के साथ जाता है कि भाई गेंदबाजी पहले मैच में हमारी वीक रही है, बल्लेबाजी भी वीक रही है, तो इस बार बैलेंस हो गया दोनों ही तरफ से, चाहे मैं गेंदबाजी की बात करूं चाहे बल्लेबाजी की बात करूं। बिल्कुल, यानी जीत के लिए वो जो सबसे जरूरी चीज है वो बैलेंस ही है। और अगर आप बैलेंस कर लें, अगर आपके गेंदबाजी यूनिट बल्लेबाजी यूनिट में उस तरह का सामंजस्य हो जाए तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये सामंजस्य कोलकाता की टीम ने तो बिठा लिया, दूसरे ही मैच में जीत की पटरी पर आ गई, लेकिन राजस्थान की टीम अभी संघर्ष कर रही है। राजस्थान की कप्तानी कर रहे हैं रियान पराग, उन्होंने क्या कहा वो स्टेटमेंट भी आपको बताते हैं। याद रखिएगा, हमने आपसे बताया था कि किस तरह से उन्होंने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कहा है उन्होंने, ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से 170 अच्छा स्कोर था, लेकिन हम 20 रन कम बना पाए। हमारी योजना थी कि क्विंटन डी कॉक को जल्दी आउट किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। फिर बीच के ओवरों में हमने उन्हें ज्यादा रन बनाने से रोकने की कोशिश की। पिछले साल टीम चाहती थी कि मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करूं, इस साल मुझे नंबर 3 पर खेलना है। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे ये ठीक भी लग रहा है। हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे और चेन्नई के खिलाफ नए जोश के साथ मैदान में उतरेंगे। कप्तान है, यंग है, अपनी टीम को एक तरीके से मोराल देने का, उसको लीड करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ये तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि चेन्नई के खिलाफ फ्रेश माइंड से आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अपनी गलतियों को देखना होगा। और गलतियों में सबसे पहले अपना रोल जो है, वो जो कप्तानी का प्रेशर उनकी बल्लेबाजी पर पड़ रहा है, मेरे ख्याल से मतलब इनकी भी हालत वही है जो हम लोग एक बार अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना ऋषभ पंत की, कि उनको वो 27 करोड़ रुपए का जो प्राइस टैग है उसको हटाना होगा। वैसे ही रियान पराग को ना अपने ऊपर ये जो कप्तानी का जो टैग है वो हटाना होगा। पिछले सीजन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, बहुत जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की थी, उन पारियों को याद करना होगा, अपने ऊपर आत्मविश्वास जो है उसको दोबारा जगाना होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए कप्तानी की तो रजत भी पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था, उन्होंने बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी। तो अपनी बातों से आप मुकर नहीं सकते, अपनी हार से आप मुकर नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम किस वजह से आ रहे हैं, हमारी बल्लेबाजी वीक रही, हमारी गेंदबाजी वीक रही। अगले मैच में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। चेन्नई के साथ अगर आपका मैच है तो क्या चेन्नई की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो आपको पता है, वो उन्हें भी पता है। तो ये दिमाग में रखना होगा कि आप 2 मैच हार गए, आपके पास 2 हार का रीजन भी फैंस के पास भी है और आपके पास भी। अगर आप वो लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आप अगले मैच में क्या करेंगे, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कप्तान है तो डेफिनेटली आपके जो फैंस हैं, टीम मैनेजमेंट है, वो यही चाहेगी कि आप पहले कप्तानी पारी के लिए, जैसा यहाँ पर हमने श्रेयस अय्यर को देखा, जैसे हमने बाकी कप्तानों को देखा, रहाणे को देखा, उनकी कप्तानी गजब की रही है, पाटीदार को देखा। तो सबसे पहले आपको अपना रोल सही से समझना पड़ेगा कि आप कप्तान है तो आप कैसी बल्लेबाजी करेंगे। अगर आपके बल्ले से 60 या 70 रन आ जाते तो टीम प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगला मैच किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। अगले मैच में हर कोई चाहता है कि हाँ पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीत हर किसी को चाहिए होती है, हार
कोई किसी को नहीं चाहिए होता कि ये मैच हम हार जाए। जैसा लखनऊ के साथ हुआ, 1 रन 1 विकेट हारना अपने आप में वो गिल्ट होता है कि भाई वो स्टंपिंग अगर मैं कर देता तो शायद इस मैच को हम जीत जाते। तो लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर दिन अलग होता है। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी यूनिट को लेकर, अपनी गेंदबाजी को लेकर। बाकी आरआर की टीम बैलेंस तो है, बट ऑन पेपर नजर आती है, ग्राउंड पर वो अप्रोच नजर नहीं है अभी तक, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगले मैच में क्या करते हैं वो किसी को नहीं पता, बिल्कुल किसी को नहीं पता। और यही राजस्थान की टीम को समझना भी है कि अगर टीम, जैसे कई बार होता है किसी किसी सीजन में हम शुरुआत में ही कह देते हैं कि भाई फला टीम की गेंदबाजी यूनिट जो है बहुत वीक है, या फला टीम के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। यहां पर अगर आपके पास सब कुछ है, सारी तरह की वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हैं, आपके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, आपके पास एक संतुलित टीम है, तो फिर आपका जो काम है वो वही है कि सचिन तेंदुलकर का दिया हुआ मंत्र अपनाइए कि प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, हर खिलाड़ी को उसका रोल बताइए और उसको ये आजादी दीजिए कि तुम जाओ अपने रोल को निभाओ। बाकी जब कलेक्टिव कई सारे रोल अपने सही होंगे तो फिर फिल्म हिट ही होगी, तो यानी जीत मिलेगी ही मिलेगी। शायद राजस्थान की टीम करेगी भी ऐसा। लो प्रोफाइल टीम है, ज़्यादा उस तरह से बहुत चर्चा में नहीं रहती, लेकिन काम बड़े करती है। शायद जितनी जल्दी आएंगे वापस जीत की पटरी पर, उतना ही इस टूर्नामेंट में मजा आएगा, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा कि एक टीम शुरुआत से ही हारती गई और फिर वो बिल्कुल ही नीचे ही लगी हुई है। तो अभी राजस्थान की टीम की जो हालत है उसमें सुधार होना चाहिए, ऐसा हम सबको लगता भी, और ऐसी उम्मीद रेयान पराग को भी होगी, टीम मैनेजमेंट को भी होगी। अंकिता, वो जो हम सवाल पूछ रहे हैं आजकल अपने क्विज में, दिखा दीजिए साहब सवाल क्या है, जवाब क्या है कि आईपीएल 2025 में एलएसजी का कप्तान कौन है। अब ये जो सवाल है इसके 4 ऑप्शन हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और पैट कमिंस। सही जवाब देने वाले 3 प्रतियोगियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। और ये हम आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट है www.tv9hindi.com, उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्विज नाम का एक सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में आप जाइए, आपको यही सवाल वहां पर दिखाई देगा, इसका आप जवाब दीजिए और इसके जवाब देने वाले, जो सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागी होंगे, उनको आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। चलिए खैर, अब हमें मतलब इजाजत दीजिए, लेकिन जो गुजारिश है हमारी वो हमेशा की तरह यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.